तो अगर आपको सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, यहां ब्रीफ में बताऊंगा, फिर अपन जब क्लासेस शुरू करेंगे तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा एक एक बात, क्योंकि अभी ये लेक्चर मेरे को जल्दी से रिकॉर्ड करना है। मैं 2 घंटे का रिकॉर्ड करूंगा तो आप देखेंगे नहीं, मुझे मालूम है। सो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, आई विल टेल यू इन ब्रीफ। वैसे आप बताओ कि एग्जाम पास होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अरे सिंपल, एक चीज मैं आपको बताता हूं, हर चीज लाइफ में सिंपल है। अगर आप उसको समझ ले, उसके प्रोसेस को, उसके प्रोसीजर को समझ ले कि चीज होती कैसे है, तो हर चीज लाइफ में सिंपल है। बचपन में हम समझते थे साइकिल चलाना कितना डिफिकल्ट है, हमारे बड़े भैया चला रहे, कितना डिफिकल्ट है, बाप रे 2 चक्के, वो भी पतले पतले, कैसे बैलेंस होगा, है ना। लेकिन जिस दिन हमने वो प्रोसेस को सीख लिया, कितना सिंपल लगा, आज कहीं भी साइकिल चला सकते। फिर जब साइकिल चलाना सीख गए तो सोचा हमने 4 व्हीलर चलाना, कार चलाना कितना डिफिकल्ट है, फिर जब सीख गए कितना आसान है। आज हमको लगता है एरोप्लेन चलाना कितना डिफिकल्ट होगा। लाइफ में कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, एंड इफ यू डू दैट एवरीथिंग इज सिंपल। तो सीए एग्जाम पास करना भी सिंपल है, लोगों ने उसको डिफिकल्ट समझ के रख दिया है, मैं तो कहता हूं बहुत सिंपल है। वैसे आपको बता दूं कि आईपीसीसी का पासिंग परसेंटेज अराउंड 5 to 15% होता है। सीपीटी जो अभी आप देखे आए हैं उसका पासिंग परसेंटेज अराउंड 30% के आसपास में होता है, लेकिन इंटरमीडिएट में जो आईपीसीसी था पहले और अभी इंटरमीडिएट है, और फाइनल में भी, इट रेंजेस अराउंड 10%, कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा, ऑन एन एवरेज 10%। यानी 100 में से सिर्फ 10 लोग पास होंगे, 90 लोग फेल होने वाले हैं। अब मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो 90 लोग फेल होते क्यों है ये आप देखो। हर आदमी यही कहता है कि सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, सीए कोर्स बहुत डिफिकल्ट है इसलिए लोग फेल हो रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, सीए कोर्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इट इज नॉट रॉकेट साइंस, दे आर वेरी सिंपल सब्जेक्ट्स, they are very practical subjects, they are all applicable to real life situations। टैक्स कोई बायोलॉजी नहीं है या संस्कृत नहीं है जो आप कभी नहीं बोलने वाले, बिल्कुल नहीं। टैक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन, हर आदमी को टैक्स पे करना है, हर आदमी को टैक्स समझना है, हर आदमी समझना चाहता है और हर आदमी को अप्लाई होता है। तो जो चीज रियल लाइफ में एप्लीकेबल है वही हम सीखने वाले हैं। So it is a common language, it is not at all rocket science। okay? तो ये हर सब्जेक्ट, आप अकाउंट्स ले लो, आप एफएम लो, आप कॉस्टिंग ले लो, हर चीज रियल लाइफ से रिलेटेड है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हर चीज रियल लाइफ से रिलेटेड है। और अगर ऐसा है तो डिफिकल्टी कहां है? डिफिकल्टी इसलिए लगती है कि आपका पढ़ने का जो प्रोसेस है, जो स्टाइल है, वो गलत है। और आपका पढ़ने का स्टाइल ही अगर गलत होगा तो फिर रिजल्ट्स तो गलत ही आएंगे ना। एक बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि एक वुड कटर, लकड़हारा होता है, और वो सुबह से अपना एक्स लेकर के लकड़ी काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए लग जाता है, धाड़ 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 मारते रहता है। और एक अक्लमंद आदमी वहां से गुजरते रहता है, उसको देखता है, अपने काम से चले जाता है। शाम को जब वो लौट के आते रहता है तो देखता है कि ये लकड़हारा वुडकटर अभी भी वही मार रहा है और पेड़ अभी तक नहीं काटा, और ये बेचारा पसीना पसीना, थका हारा बैठा हुआ है। तो उसका आके समझाता है कि देखो भाई, ये पेड़ क्यों नहीं कट रहा? तो बोलता है बहुत डिफिकल्ट काम है ये पेड़ काटना, और मैं देखो बिल्कुल थक गया हूं, हार गया हूं, अभी भी नहीं कट रहा। अपने सीए स्टूडेंट्स की तरह मैं थक गया, मैं हार गया, साला पास ही नहीं होता। तो उस अक्लमंद आदमी ने बहुत सिंपल वर्ड्स में उसको समझाया कि बेटा कल एक काम करना, जब तुम आओगे तो 1 घंटा बैठ के तुम्हारा जो एक्स है उसको शार्पन करना, और अगर तुम 1 घंटा से उसको शार्पन कर लोगे, उसकी धार को तेज कर लोगे, तो ये जो काम कल 8 घंटे में नहीं हुआ वो 1 घंटे में तुम्हारा हो जाएगा।
फिर अगले दिन उसने ऐसे ही किया और पेड़ कट गया. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टोरी? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे, द करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. एंड इफ यू डू दैट, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है लेक्चर, आप बंद मत करना, एंड तक पूरा देखना. आप मेरी क्लास लो मत लो, ये लेक्चर आप पूरा देखना. बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको शायद फिर कभी कोई ना समझाए. तो ये एक्स को शार्पन करने की जो बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ये एक्स क्या है? व्हाट इज दैट एक्स? व्हाट इज दैट टूल दैट यू विल नीड, दैट यू विल यूज टू पास योर एग्जाम्स? दिस माइंड. स्टडी के लिए किसकी जरूरत है? माइंड की. दूसरी बात, ये तो एक्स है. नंबर 2 इज स्टाइल. एक्स आपके हाथ में बहुत शार्प भी है, लेकिन आप उसको चला गलत रहे तो भी काम नहीं होगा. तो आपको उसको स्टाइल भी चाहिए, करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. तो जो करेक्ट वे होता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं. और जो टूल है वो भी इंपॉर्टेंट है. जो टूल विच यू आर गोइंग टू यूज एंड द वे विच इन विच यू आर गोइंग टू यूज, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे. एक स्ट्रैटेजी जिसमें दिमाग को कैसे यूज करना मैं आपको वो सिखाऊंगा. और दूसरी बात कि पढ़ाई कैसे करना. पढ़ाई करना आपका प्रोसेस, दिमाग आपका एसेट है, टूल है. तो दिमाग और पढ़ाई करने का तरीका, स्टडी करने का तरीका, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सही आपने बिठा दिए तो फिर फेल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. फेल होना नामुमकिन है. लोग कहते हैं पास होना नामुमकिन है, मैं कहता हूं फेल होना नामुमकिन है. यस, एंड आई एम सुपर कॉन्फिडेंट फॉर दैट. तो पहले मैं आपको बता दूं प्रोसेस, हाउ टू स्टडी, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम. नंबर 1, अच्छा देखो मैं पहले बता दूं बिफोर वी सी दैट स्लाइड, बहुत आसान है. देखो पहले तो अपने को पढ़ना है. कोई फारूक हक के पास आने की जरूरत नहीं. एक लेमैन के पास भी गए, एक डम से डम्ब अगर कोई पर्सन उसके पास भी गए तो वो यही कहेगा क्या पढ़ाई करना है. तो पढ़ाई करने में क्या है? रीडिंग है. तुमको पहले पढ़ना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको याद रखना है और एग्जाम में जाके लिख के आ जाना है. अब बताओ इससे सिंपल कोई चीज हो सकती है क्या? डू यू नीड रॉकेट साइंस? नो. पढ़ना है, समझना है, याद रखना है और एग्जाम में लिख के आ जाना है. इससे ज्यादा क्या है पास करने के लिए? कुछ भी नहीं. और मैं कुछ इससे ज्यादा बताने वाला हूं? बिल्कुल नहीं. यही 4 चीज मैं आपको समझाऊंगा. रीड, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, राइट. These are the only 4 things that you are going to do. But how, that is what I am going to explain you. How. तो पहले तो रीड करना है, दूसरा देखो अंडरस्टैंड करना है, तीसरा रिमेंबर और चौथा राइट. इसके अलावा कोई सक्सेस का फॉर्मूला है ही नहीं. आप किसी के पास चले जाओ, ज्योतिषी के पास जाओगे, कहेंगे तुम्हारे हाथ में फलानी लकीर बराबर नहीं है, चाकू लो इधर से लकीर बनाओ. अरे उससे कुछ नहीं होने वाला. लकीरें बनाने से कुछ नहीं होगा. यही 4 चीज है बस. लेकिन कैसे? लेट मी टेल यू. रीड. आप पढ़ाई करते हैं, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे कुछ भी हो, टैक्स हो. व्हाट यू डू इज यू रीड सेंटेंसेस, यू रीड पैराग्राफ्स, यू रीड पेजेस एंड बुक्स. अब वो बंद कर दो और मेरा फॉर्मूला सुनो. यू हैव टू रीड वर्ड्स. इसको मैं कहता हूं माइक्रोस्कोपिक विजन. आप देखेंगे अरे ये तो पानी है, मैं कहूंगा नहीं ये मॉलिक्यूल्स, मैं कहूंगा ये तो एटम्स है. करेक्ट? तो बस ये कॉन्सेप्ट अब दिमाग में डाल लो. whenever you read a sentence, you don't read the sentence and you don't remember the sentence as a whole. सब कुछ भूल जाओ. एक एक वर्ड जो उसके अंदर है उसको पकड़ना है, उनको समझना है और उनको याद रखना है. So don't follow the sentences, don't follow the paragraphs, follow words. क्योंकि
कोई भी चीज जब एक लिखी जाती है, एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं लिखता हूं, तो आई यूज दी लैंग्वेज टू राइट। और लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें ग्रामर का यूज करना है, हमें बहुत सारे वर्ड्स का यूज करना है। आई वॉन्ट टू से दिस, लेकिन इसमें मैंने एक सेंटेंस बोला आई वॉन्ट टू से दिस, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? से, बोलना। एक वर्ड में कहूंगा बोलना है और पूरा सेंटेंस बनाऊंगा तो आई वॉन्ट टू से दिस टू यू। तो आई वॉन्ट टू दिस यू, इसका कोई सेंस है क्या? नहीं। इंपॉर्टेंट वर्ड है से, somebody is going to say something। तो ये तो बहुत सिंपल एक सेंटेंस हो गया। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये हर सेंटेंस जो लिखा होता है, कोई भी चीज को एक्सप्लेन किया होता है, तो वहां बहुत सारा इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगा। अपने को सब हटा देना है, अपने को वो वर्ड्स पकड़ना है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट का मीनिंग छुपा हुआ है। आ रहा है समझ? इतने बड़े सेंटेंस को याद करो, रट्टा मारो, नो, दैट इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ योर हार्ड डिस्क। नो, आइडेंटिफाई दोज वर्ड्स in which the whole concept is hidden। ठीक है, तो हमको वर्ड बाय वर्ड स्टडी करना है, नॉट सेंटेंसेस बाय सेंटेंसेस, नॉट पैराग्राफ्स बाय पैराग्राफ्स। और अब आपसे इंटरमीडिएट लेवल पे है और फिर फाइनल में आएंगे तो बता दूं कि रट्टा मारना यहां से बंद कर दो। स्कूल खत्म हो चुकी है। स्कूल में क्या था कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज, ऐसे क्वेश्चन आते थे। यहां पे ऐसे नहीं आने वाले, यहां घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस देंगे, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, लॉजिक के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तो रट्टा मार के कुछ भी हासिल नहीं होगा, यू विल नॉट पास। मैंने तो देखा है कि जो 11-12 में टॉपर्स रहते हैं ना, वो यहाँ के इंटरमीडिएट और फिर फाइनल में डूब जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां उनको रट्टा मारने की आदत हो जाती है। रट्टा मार मार के मेरिट में आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद अंडरस्टैंडिंग, एंड इफ दे डोंट चेंज देयर मेथड ऑफ स्टडी, दे आर गॉन। और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनको रटना तो आता नहीं है, तो कुछ कुछ समझ के, रिलेट करके, फिर अपना जुगाड़ करके कुछ कुछ लिखते हैं, समझ से कुछ तो भी लिख देना, ऐसे लोग यहाँ इजीली पास हो जाते हैं सीए के अंदर, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू हियर। अंडरस्टैंड and develop an answer. You cannot write a ready-made answer. There is no ready-made answer because these questions are all new questions. तो यहाँ रेडीमेड कुछ नहीं होता, यहाँ आपको लॉजिक लगा करके अपना आंसर डेवलप करना पड़ता है। तो ये सीखना बहुत जरूरी। सेकेंड इज अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि अपेरेंट एंड हिडन मीनिंग्स दोनों को समझेंगे। नॉर्मली आप क्या करते हो कि जो लिखा है उसको समझ लेते हो कि ऐसा लिखा है, असेसी हैज टू पे टैक्स ऑन दिस इनकम एंड असेसी हैज टू पे टैक्स ऑन दिस इनकम। तो मैं बता दूंगा देखो ये इनकम होगी तो अपने को टैक्स का पेमेंट करना है। ये हो गया अपेरेंट मीनिंग। अपेरेंट यानी जो दिख रहा है, जो लिखा हुआ है। लेकिन इन ऑर्डर टू लर्न, ये तो क्या हो गया, ये तो इंफॉर्मेशन होगी। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग। तो ये तो इंफॉर्मेशन हो गई कि ऐसा है। अब सवाल तो दो आ जाएंगे ना, एग्जाम में सवाल दो आ सकते हैं। आर यू लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस इनकम, तो आप लिख देंगे हाँ हमने तो पढ़ा था कि ये इनकम पे टैक्स भरने का है, लिख दो यस। और अगर सवाल ये आ गया आर यू लायबल टू पे टैक्स ऑन सम अदर इनकम, फिर आप कहोगे अरे ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था, ये तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया। अरे नहीं, जब ये सेंटेंस में लिखा है कि दिस इज दिस, इसका मतलब है कि दिस इज नॉट दिस, यानी जो नहीं लिखा है उसको मैं कहता हूं हिडन मीनिंग। उसको मैं कहता हूं हिडन मीनिंग। और ये हिडन मीनिंग्स जो है, जो लिखी नहीं होती, ये बहुत डेंजरस चीज होती है। तो जो आपके दोस्त लोग कहेंगे ना सीनियर्स कि बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, बिल्कुल नहीं है। उन लोगों ने अपेरेंट मीनिंग पढ़ के चले गए एग्जाम में, हिडन मीनिंग्स को पढ़ा ही नहीं। और फिर क्वेश्चन जब हिडन मीनिंग पे आ गया तो उन्होंने कहा कि ये तो आउट ऑफ कोर्स आता है, ये तो हमको कभी बताया ही नहीं था किसी ने, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो याद रखो मेरी बात, अंडरस्टैंडिंग के लिए दो चीजों पे ध्यान रखना है, जो लिखा है और जो नहीं लिखा। दोनों चीज पढ़नी पड़ती है सीए के अंदर, जो लिखा है और जो नहीं लिखा।
कभी कभी क्वेश्चन इस पे आएगा जो लिखा है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चन उस पे आएगा जो नहीं लिखा है। अभी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन समझ में, कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालो, जो लिखा है और जो नहीं लिखा दोनों को पढ़ना पड़ेगा। सो डेवलप दिस माइंडसेट of reading what is given and also knowing what is not given। समझ में आ रहा है? तो अगर पिताजी कहते हैं बेटा पानी पी लो, तो बेटा पानी पी लो ये नेचुरल मीनिंग हो गया। अब तुम पिताजी को पूछो, सवाल करो अपने आप से आज के बाद से, पिताजी जूस क्यों नहीं, जूस क्यों नहीं? तो ये क्यों, ये हर कोई सवाल करता है, ये क्यों नहीं ये बहुत कम लोग सवाल करते हैं। अब ये जब सवाल आप करना चालू करोगे, ये क्यों नहीं, कोई दूसरा क्यों नहीं, व्हाई नॉट द अदर थिंग, तो आपको हिडन मीनिंग समझ में आने लगेंगी। तो फिर पिताजी बताएंगे कि हाँ जूस इसलिए नहीं क्योंकि अभी ये वक्त पे जूस पियोगे तो सर्दी हो जाएगी, जूस ठंडा होता है। अच्छा इसलिए जूस नहीं बोला आपने, पानी बोला, ओके ओके। तो ये चीज होती है, नेचुरल मीनिंग जो लिखा है एंड हिडन मीनिंग्स जो नहीं लिखा है। तो सीए आप अच्छी तरह से और फर्स्ट अटेम्प्ट में तभी बनोगे जब ये दोनों आप समझोगे। देन आता है रिमेंबर, हाउ टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। इतनी सारी स्टडीज करना है, 8 पेपर है, वॉल्यूमिनस है, अल्टीमेटली हमको हर चीज याद कैसे रहेगी। तो याद रखने का एक ही तरीका होता है कि उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से लिंक करना। तो खास करके जब मैं आपको टैक्स पढ़ाऊंगा तो आई विल ऑलवेज relate all the concepts that we study with the real life situations। ऐश्वर्या राय ने इनकम कमाई तो अभिषेक बच्चन के हाथ में क्यों टैक्स होंगी? इसको क्लबिंग प्रोविजंस कहते हैं इनकम टैक्स में। वाइफ की इनकम, कुछ इनकम हस्बैंड के हाथ में टैक्स होती है। तो अगर मैं सिर्फ ऐसा बोलूं कि वाइफ की इनकम हस्बैंड के हाथ में टैक्स होगी, मिसेस एक्स की इनकम मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्स होंगी, आप भूल जाएंगे कल। लेकिन मैं अच्छे एग्जाम्पल दूंगा, ऐश्वर्या राय की इनकम अभिषेक बच्चन के हाथ में क्यों टैक्स होंगी। अब आप इसको नहीं भूलेंगे, ऐश्वर्या अभिषेक देखे हुए हैं ना हमने सालों से, तो हमको याद रहेगा। सो रियल लाइफ एग्जांपल्स में मैं आपको समझाऊंगा। एंड देन राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूं जितने भी 90% स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, उन 90% में से 70% जो लोग फेल हो रहे हैं वो सिर्फ ये 4th स्टेप की वजह से हो रहे हैं। 30% स्टूडेंट्स रीड, अंडरस्टैंड या रिमेंबर शायद अच्छे से नहीं किए इसलिए फेल हो रहे हैं। बाकी 70% स्टूडेंट, यानी अगर 90 को अपन यानी 100 में से 90 लोग फेल हुए तो 90 में से 70% लोग राइटिंग की वजह से फेल होते हैं। आप लोग समझते नहीं इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। हर बार मैं हर साल बच्चों को समझाता हूं, कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं, बाकी नहीं समझते। जो नहीं समझते मैं उनको बचा नहीं सकता। मैं तो क्या एक टीचर हूं, मैं आपका हाथ पकड़ के एग्जाम में तो पेपर तो नहीं लिखूंगा, या मैं आपकी जगह बैठ जाऊं और पेपर लिखूं, ऐसा नहीं हो सकता। सो एट द मोस्ट आई कैन गाइड यू। अब नदी में बाढ़ है और मैं आपको कह रहा हूं कि देखो मत कूदो, फिर भी आप कूद गए तो क्या होने वाला है? You don't take my instructions, then I cannot guide you ना। So I'm a good guide only till the time that you follow my instructions। और ये मेरा सबसे इंस्ट्रक्शन रहता है, बहुत यानी जोर के साथ, यानी क्या बोलेंगे उसको, विद लॉट ऑफ कॉन्विक्शन मैं देता हूं सबको, मगर बहुत सारे लोग नहीं सुनते, बहुत दुख होता है मुझे। आप लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, मेरी बात पे ध्यान देंगे। राइटिंग, मैंने जो कोर्स डेवलप किया है इंटरमीडिएट का, जो भी मैं आपको बताऊंगा, इट इज सच दैट एवरी डे यू विल गेट राइटिंग प्रैक्टिस। अभी कैसा है देखो, एक एग्जांपल देता हूं। विराट कोहली सब जानते हैं, नंबर 1 प्लेयर आज। अब मान लो कि विराट कोहली सिर्फ बुक पढ़े क्रिकेट की और हर प्लेयर्स के बारे में पढ़े, अपोनेंट्स, आज हमको साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, कौन है कैप्टन, कौन है बैट्समैन, कौन है बॉलर, क्या करते हैं, वो सब बुक में पढ़े, ओनली बुक, और फिर मैच खेलने उतर जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। he will not be able to do anything. So what he needs to do is to
प्ले ऑन द ग्राउंड, जिसको हम मैच प्रैक्टिस कहते हैं। तो वहां के पिच कैसे होते हैं, तो जाके प्रैक्टिस करो डेली, शाम को 4 घंटे 5 घंटे उनकी प्रैक्टिस होती है, सुबह शाम। नेट्स जिसको हम कहते हैं, तो बुक नहीं पढ़ते वो प्रैक्टिस करते हैं, बॉलिंग की प्रैक्टिस, बैटिंग की प्रैक्टिस, के बॉल कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब चीजों को एक्चुअल खेल के देखते हैं, क्योंकि वहां उनको एक्चुअल खेलना है मैच के अंदर। और आपको क्या करना है, एग्जाम आपका मैच है, तो एग्जाम में जाके आपको पढ़ाई करनी है कि लिखना है, लिखना है ना। और आपने पिछले 9 महीने क्या किया एग्जाम में जाने के पहले, स्टडी एंड स्टडी एंड स्टडी एंड स्टडी एंड स्टडी। ठीक है, अकाउंट्स वगैरह के प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं हाथ से, लेकिन व्हाट अबाउट थियरी? अगर पूरे 800 मार्क्स देखे तो उसमें 500 मार्क्स तो थियरी है, 300 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 500 मार्क्स थियरी। और वो भी अकाउंट्स का जो सॉल्व करते हो आप, वो कोई सॉल्व अपन कोई एग्जामिनेशन कंडीशंस में नहीं करते कि भाई आधे घंटे में होना चाहिए तो टाइमर लगा के बैठे आधे घंटे में ही किया, विद फुल प्रेजेंटेशन किया, नहीं, ऊपर ऊपर से फिगर लिखते हो, आंसर टैली कर लेते हो, दैट्स इट। तो जो मैं कहता हूं राइटिंग, वो आप कभी नहीं करते। एक्चुअल जो राइटिंग होना चाहिए, लाइक एग्जाम, एज इफ यू आर राइटिंग इन द एग्जाम टुडे, नहीं करता कोई, तो आपकी मैच प्रैक्टिस ही नहीं होती। अब यहां सब कुछ है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हो तो यहां से यहां इतना आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं है आसान, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। कोई भी चीज आसान है प्रैक्टिस के बाद। सो इफ यू प्रैक्टिस लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग एंड यू डोंट प्रैक्टिस राइटिंग, हाउ विल इट कम इन द एग्जाम? इसलिए आप फेल होते हो। तो इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे, जिसके अंदर बहुत सारी चीज आती है, जैसे कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां हमने पढ़े वो आपके आंसर में आने चाहिए। बाकी ग्रामर होता है, ग्रामर पे मार्क्स नहीं है, एक्सप्लेनेशंस पे मार्क्स नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो थे, जो पढ़े थे आपने कॉन्सेप्ट में, वो यहां पे लिखना जरूरी है। नंबर 2, कॉम्पोजिशन। वर्ड्स तो लिखना है, लेकिन सिर्फ वर्ड्स लिख दिया, चलो मैंने वाइफ को कहा चलो, कहां, अरे वहां, 2-4 बार वो पूछेंगी, फिर इरिटेट हो जाएंगी ना, क्यों जा रहे, क्या जा, कब जाना है, हर सवाल पे तो नहीं जवाब दूंगा ना मैं, तो मेरे को कॉम्पोजिशन भी करना पड़ेगा ना अच्छे से। अरे सुनो जरा, हमको चलना है, बाजार जाना है, भिंडी खरीद के लाना है, शाम को पकाएंगे। तो यू हैव टू अल्टीमेटली first of all remember the words, but then they have to be presented in language, so you have to know how to compose the language. Content words है, दूसरा है उसका composition, in which beautiful way you compose, flow of language and never be wrong. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, never be wrong। ये क्या है कि कभी कभी हमें सही आंसर नहीं आते रहता, we are stuck and we don't know what is the correct answer, what is the real correct answer। तो उस वक्त हमें डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। एग्जाम में भी डिप्लोमेटिक वे रहता है, जैसे कि फोन आया, अब मैंने फोन देखा नहीं और वो ब्लूटूथ लगा हुआ था और मैंने उठा लिया और मुझे मालूम नहीं था कि किसका फोन आ रहा है। हाँ, और सपोज कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। अब मैंने बोल दिया हाँ शीला बोल, लेकिन फोन किसका था, राखी का था। तो मैं गया ना काम से, वो बोलेगी कौन है शीला, शक शुरू हो जाएगा और अगले 3 दिन तक मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इतने सवाल आएंगे, ये शीला है कौन, कौन है शीला, शीला कौन है, शीला कौन है, परेशान। सो व्हेन यू डोंट नो द रियल आंसर, व्हेन यू डोंट नो हु इज कॉलिंग, तो करना क्या पड़ता है, डिप्लोमेसी। So you have to use a language which is diplomatic, which is neither right neither wrong but diplomatic, so it is in between। पेपर जो चेक करने वाला है वो ये नहीं समझेगा कि आपने गलत लिखा है, जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो भी नहीं है, मगर गलत भी नहीं है, तो 5 में से 2 तो मिल ही जाएंगे। समझ में आ रहा है, एकदम 0 पे नहीं जाओगे आप। तो मैं फोन उठा के कहूंगा बोल जानू, तो राखी कितनी खुश हो जाएंगी, अरे वाह तुमने मेरे को जानू कहा। अब 2-4 सेंटेंस बोलने के बाद तो अपने को समझ में ही आ जाएगा ना कि कौन है। तो अपन देखो कभी गलत नहीं होंगे, तो राखी कॉल करे, शीला करे या
जो भी है तीसरी आपकी मालूम नहीं कौन है, जो भी करे, पॉइंट इज नेवर बी रॉन्ग. सो दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज. हाउ टू राइट डिप्लोमेटिक आंसर्स, खास करके टैक्स में जहां अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं, तो उसमें अपन ऐसा आंसर बनाएंगे कि जो गलत तो नहीं है, कम से कम एकदम सही भी नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है. सो वी गेट मार्क्स. एनीवेज, तो ये तो बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया. जब हम शुरू करेंगे लेक्चर्स तो बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट पे आपको मैं पूरा गाइड करूंगा. रीडिंग ऑफ कोर्स बता ही दूंगा, अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही जाएगा, रिमेंबरिंग स्किल्स भी बन जाएंगे. राइटिंग क्योंकि मैं आपके साथ बैठ के नहीं लिखूंगा, बट आई विल गाइड यू इन लेक्चर्स दैट हाउ टू राइट, व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड्स यू शुड राइट, हाउ टू राइट, ये सब पे ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा. आगे चलते हैं. व्हाट एल्स, क्या सिर्फ ये पढ़ाई करने से, सिर्फ ये 4 चीजों से आप पास हो जाएंगे? नहीं. ये तो था प्रोसेस. मैंने कहा ना 2 चीजें हैं, एक प्रोसेस और एक टूल. तो अभी जो मैंने आपको बताया वो था प्रोसेस. करना क्या है? रीड, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, राइट. दिस इज द प्रोसेस. नाउ विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द टूल. अनलेस यू हैव शार्पन्ड योर टूल, प्रोसेस इज इममटीरियल. ना तो प्रोसेस आप कर पाएंगे रिलीजियसली, ना उसका कोई फायदा होगा. आपका स्टाइल बहुत अच्छा है मारने का, लेकिन एक्स शार्प नहीं है, कहां से पेड़ कटेगा? तो ये कॉन्सेप्ट जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, दिस इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू एंड दिस इज ओनली वी हु गिव यू दीज थिंग्स, फारूका क्लासेस. सो यू विल नॉट फाइंड दिस एनीवेयर एल्स, at least in India. I am sure about that. What is this else? This is sharpening of your main tool, and that is mind. तो इसमें सबसे पहली चीज हम आपको कुछ माइंड गेम्स सिखाएंगे. यानी मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ फिजिकल गेम्स भी हैं और कुछ मोबाइल बेस्ड एप्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा. वो आप डाउनलोड करें, फ्री में है, तो वो डाउनलोड करके, कुछ पेड भी रहते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं, अराउंड 100 रुपीज पर मंथ वगैरह चार्ज करते हैं. बट दीज गेम्स, सम मोबाइल गेम्स एंड सम एक्चुअल फिजिकल गेम्स विल प्ले. उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक होता है. अब देखो, बहुत डिटेल में जाऊंगा तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे सेमिनार्स भी लेता हूँ ऑन माइंड टूल्स. मेरा 1-2 लेक्चर यूट्यूब पे भी है, आप देख सकते हैं. तो ये बहुत डिटेल में है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. लेकिन अभी बस इतना समझा देता हूं कि जो अपना कॉन्शियस माइंड और जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस यानी जो पीछे ऑटोमेटिक काम कर रहा है, कॉन्शियस यानी जो अपन यूज कर रहे हैं अभी. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखो ये लेक्चर देख रहे हैं, राइट? तो मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, और जो आप मेरे को देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, राइट? तो ये आपका कॉन्शियस माइंड, आपकी आंखें और आपके कान सुन रहे हैं और देख रहे हैं. आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड में जा रहा है. लेकिन ये जो मैं हाथ कर रहा हूं ना, जेस्चर्स, और मेरे सिर पे कुछ लाइन आती होगी, मेरी आंखें कम ज्यादा हो रही है, ऑल दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. ये मेरे जेस्चर्स, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा भाव, ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रजिस्टर कर रहा है. So there are some information which your conscious mind is reading, and there are a lot of information in this video which your subconscious mind is registering. Of course आंखें ही वो सिग्नल भेज रही है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जा रहा है. फिर ये सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है कि जो आप सुन रहे हो वो डेटा इधर से आया, इधर से जो डायरेक्ट चीज है, जेस्चर्स एंड ऑल सबकॉन्शियस माइंड में आए, वो दोनों को लिंक करता है, और उस लिंकिंग से एक पक्का इंफॉर्मेशन रजिस्टर हो जाती है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन. एक कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको बताऊं कि अपन कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें रैम होता है, कंप्यूटर बंद के ऑफ हो जाता है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन वो गायब हो जाती है. वो अपना कॉन्शियस माइंड है. जो भी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे, ये लेक्चर बंद करेंगे आप, तो उसके बाद बहुत सारी चीज आपको याद नहीं आएंगी, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन वेंट इन टू योर कॉन्शियस माइंड राइट नाउ. दिस इज गोइंग इन योर कॉन्शियस माइंड. जब तक आप उसको वहां से सबकॉन्शियस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, विच इज योर हार्ड डिस्क, सबकॉन्शियस इज योर हार्ड डिस्क, तो रैम से इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में सेव बटन दबाकर सेव करना पड़ता है.
If you don't do that, then this information is gone. Once gone, it will never come back. So how to transfer this information to your hard disk, ये मैं आपको सिखाऊंगा. तो इससे क्या होगा कि वो हमने जो रिमेंबर वर्ड बोला था ना, वो चीज 100% हो जाएगी. यू विल नेवर फॉरगेट अ थिंग इन लाइफ. तो बहुत सारे माइंड गेम्स मैं आपको बताऊंगा और आपको खिलाऊंगा और बाद में आपको कहूंगा इस पर प्रैक्टिस करने का, सो दैट यू शार्पन योर माइंड. नंबर 2, माइंड रिविजन टेक्निक्स. ये कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको बताऊंगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा. तो एक तो माइंड गेम से आपका फोकस, अटेंशन क्रिएट होगा. ये शार्पन से क्या होगा? फोकस. व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज अलोंग विथ योर कॉन्शियस माइंड, उसके पीछे अगर है एग्जैक्टली, तो आपका फोकस 100% होगा. तो कुछ गेम्स है जिससे ये आता है. यू विल लर्न टू फोकस, यू विल लर्न टू हैव अटेंशन, यू विल लर्न टू कॉन्सेंट्रेट व्हाइल लर्निंग. तो जब आप उस फोकस से मेरा लेक्चर देखोगे या सारे लेक्चर्स देखोगे, तो आपको एक बार में हर चीज समझ में आने लगेंगी बहुत फास्ट. योर अटेंशन विल बिकम सुपर एंड योर ग्रास्पिंग विल बिकम एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सिर्फ पढ़ाई कर, दिन भर क्लासेस जा रहे, पढ़ाई कर रहे, तो वो क्या है? वो लकड़हारा दिन भर बेचारा मार रहा था एक्स, और अल्टीमेटली क्या हुआ? कुछ नहीं सिवाय थकने के. So mind revision techniques I'll tell you. Yoga and pranayam for stamina. Yoga is an exercise. आप योगा की जगह और भी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस which will build stamina. क्योंकि विदाउट ऑफ गुड बॉडी का मतलब कोई मसल्स बिल्डिंग करना ऐसा नहीं है, मगर एजिलिटी एंड स्टेमिना. यू शुड बी एजाइल एंड यू शुड हैव गुड स्टेमिना in order to sit and study for long hours. तो स्टेमिना बिल्डिंग पे हम काम करेंगे. और प्राणायाम से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम करेंगे. ब्रीदिंग से क्या होगा कि ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है. द मोर ऑक्सीजन इज इन योर ब्लड, द मोर फोकस योर माइंड विल बी. जितना ऑक्सीजन ज्यादा फ्लो होगा माइंड में, उतना माइंड ज्यादा शार्प होगा और ज्यादा फोकस्ड रहेगा एंड लेस ड्राउजी. नहीं तो आप फील करते हैं ना, क्लास में जाके बैठते 10-15 मिनट के बाद तो यार बंद हो जाए क्लास, थक रहा हूं मैं. तो ड्राउजीनेस क्यों आता है? बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल्स. तो प्राणायाम से हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाएंगे. द मोर ऑक्सीजन यू विल हैव, द मोर कैपेसिटी योर लंग्स विल हैव टू कैच ऑक्सीजन, द मोर फोकस्ड एंड द मोर अटेंटिव यू विल बी. तो ये हम सीखेंगे. राइटिंग प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी कराऊंगा. प्रेजेंटेशन स्किल्स बताऊंगा, किस तरह से आंसर लिखना है, कैसे करना है, ये सब चीजें भी हम डेवलप करेंगे. तो सब चीजों को लेकर के लॉट ऑफ माइंड गेम्स. अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं माइंड गेम्स के बारे में, बहुत सारे मेरे पास. 4 घंटे का लेक्चर लेता हूं मैं. अगर फुल माइंड गेम्स आपको बताना शुरू कर दूं अभी तो 4 घंटे लगेंगे. तो ये सब चीजों को लेकर के एक स्टडी प्लान हमने डेवलप किया है. इस स्टडी प्लान में क्या होगा कि अगर आपकी 8 घंटे भी आप पढ़ाई करते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा 12 घंटे का स्टडी प्लान. 12 आवर्स यू विल नीड इन द होल डे टू स्टडी. लेकिन 12 घंटे के बाद भी आप ये नहीं कहेंगे कि मैं थक गया. बिल्कुल नहीं. एक सिंगल मोमेंट ऑफ टायर्डनेस नहीं आएगा. यू विल बी एज फ्रेश इन द इवनिंग एज यू वर इन द मॉर्निंग. चाहते आप ऐसा करना? डोंट यू वांट सच अ थिंग?